हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद कुमार और स्वागत है आपका स्टडी LVR कनौल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है। बेसिकली इस सीरीज़ में हम या इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथमेटिक्स के दो सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक होगा मैथ ए और दूसरा होगा मैथ बी। ठीक, मैथ ए में बेसिकली हम क्या करेंगे, मैथ ए में प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं, स्पेशली HP, स्पेशली है, उसके अलावा भी करेंगे सॉल्व, लेकिन HP में जितने भी पेपर हुए हैं जहां पर मैथमेटिक्स सेक्शन पूछा जाता है उनकी क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे 2019 में जो हुए, 20 में जो होंगे, 21 में जो होंगे, प्रीवियस जो पुलिस के थे, फॉरेस्ट गार्ड के थे, या टेट वगैरह के हैं, या HP SSC के जो क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ जहाँ इनफैक्ट जहाँ पर भी मैथमेटिक्स सेक्शन पूछा जाता है उन जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर बनेंगे उनको सॉल्व करते रहेंगे। तो ये मैथमेटिक्स ए की सीरीज चलेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स बी में हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स बी में हम पढ़ेंगे चैप्टर्स। मैथमेटिक्स बी जो सीरीज होगी इससे हम क्या करेंगे, चैप्टर्स पर, जो मैथमेटिक्स में चैप्टर्स आते हैं उन पर अपनी कमांड करेंगे। और बी में क्या करेंगे, हम जो उन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लेवल से अवेयर रहेंगे और साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हम जो है वो एग्जाम में मैथमेटिक्स का जो करंट सिनेरियो होता है उससे भी अवगत रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब रही बात मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस की, तो मैथमेटिक्स जो इसकी इम्पोर्टेंस, एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि देखो, जनरल लाइफ में तो मैथमेटिक्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसके अलावा मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस आप बेसिकली हम उन बच्चों से पता कर सकते हैं जो बेसिकली या तो जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम होते हैं जैसे टेट वगैरह के, वहां पर जिन बच्चों का मैथ कमजोर होता है और जो 1 या 2 नंबर से जो है वो क्वालिफाई करने से रह जाते हैं, तो उनके लिए मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उनको इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। दूसरे जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आपके रिटन जो आपने परफॉर्मेंस दी होती है रिटन एग्ज़ाम में, उसी के बेस पर जब आपकी सिलेक्शन होती है, जैसे कि HP पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उनमें, तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो कुछ नंबरों से रह जाते हैं ड्यू टू मैथमेटिक्स। जो कुछ बच्चे होते हैं वो मैथमेटिक्स की वजह से ही मेरिट में आने से रह जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का तो काफ़ी ज़्यादा रोल है। इनफैक्ट जहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन पूछे जाते हैं, तो जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है उनकी रीजनिंग भी उससे जरूर प्रभावित होती है। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है कि अपने मैथमेटिक्स सेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स ए में किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे, तो वो कौन सा है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स ए में आज हम जिस प्रीवियस ईयर को पेपर को डिस्कस करेंगे वो है JVT, या JVT का जो CET हुआ, जिसको हम JVT, जिसको बेसिकली हम DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, उसका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2020 जुलाई 2020 को इसका CET हुआ। इसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन पूछा गया था उसकी एनालिसिस करेंगे। इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो थोड़े समय के लिए उसको आप देखिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो हम मिलकर उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है, लेट्स सी, ये कोई एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्रमशः एक 8 सेंटीमीटर है। कोई भी, ये इसके वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष, ठीक है, इसका नाम रखती है ए बी सी। इसकी कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए आप, एक 8 सेंटीमीटर है और दूसरी है 11 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो ये बता रहा है, इसका जो परिमाप है वो है आपके पास 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो ये हमसे जानना चाहता है इसका एरिया क्या होगा। फ्रेंड्स, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपके पास लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसको आप मैथमेटिकली इंटरप्रेट करें, ठीक है, तब उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। अगर आप उसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हमने उसको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये है क्वेश्चन कि एक त्रिभुज में आपके पास एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं आपको पता है, साथ में पेरीमीटर आपने उसको बताया है और आपने उसको उस वाली त्रिभुज का एरिया बताना है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या, जनरली हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, जनरली जो हम आमतः जो साधारणता हम याद करके रखते हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, ये होता है जनरली। लेकिन यहां पर हमारे को हाइट तो पता ही नहीं, तो ये तो फेल हो गया, ये तो लगने से रहा, ठीक है। हाइट का तो हमें यहाँ पर पता नहीं, तो कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। देखो तो और क्या, ये तो हो गया फेल, मतलब ये तो नहीं होगा यूज, हाइट का तो हमें पता नहीं, हाइट ये होती है, ये कहीं पर मेंशन है आपके पास, ये हाइट होगी। अगर इसको बेस मानेंगे तो ये हाइट, इसको बेस मानेंगे तो फिर ये वाली हाइट। अब इसका बेस भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम हाइट, सबसे बड़ी बात ये, इसका हाइट हमें पता नहीं, बेस को तो किसी को भी डिसाइड कर लेते, अगर किसी पर बनी होती, हाइट दी होती तो वो उसने बताया होना था, पर यहाँ पर हमें हाइट पता नहीं है, तो ये तो लगने से रहा, तो कोई और तिकड़म लगाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो हमें दिया हुआ है, दो भुजाएं हमें पता है, किसी तरह में अगर ये तीसरी पता चल जाए तो कुछ बन सकता है। देखो परिमाप, हमें परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप होता क्या है, मैं अगर आपको बोलूं कि आपने पहले ए पर खड़े होना है, फिर यहां से चल के आपने बी पर पहुंचना है, और बी से चलकर आपने सी तक पहुंचना है, और सी से फिर आपने ए पर पहुंचना है। तो जब आप ए से वापस बी सी से होते हुए वापस ए पर पहुंचेंगे तो आप 32 सेंटीमीटर का जो सफर है वो पूरा कर चुके होंगे। तो बताओ मेरे को, 8 यहां तक हो गया, 11 यहां तक हो गया, तो फिर कितना बचा कि 32 हो जाए, 13 सेंटीमीटर। तो यहां से एक आइडिया क्लियर होता है, परिमाप होता क्या है, पेरीमीटर। परिमाप होता है किसी भी फिगर का आउटर मेजरमेंट, है ना, बाउंड्री मेजरमेंट जो होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर, किसी भी फिगर का हो, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर निकल आई, ये 11 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तभी तो परिमाप 32 बना। परिमाप जब आप इनको जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, तो मतलब परिमाप ठीक है। अच्छा, हमें निकालना एरिया, तो ये कौन सी ट्राइंगल बना, इसका ये वाली भुजा त्रिभुज है, इसका अलग माप, इसका अलग माप, इसका अलग माप, तो ये बन गई विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये काफी समय तक हमें निकालने नहीं आता था, ठीक है। आगे जाकर एक मैथमेटिशियन हुए हैं हीरोन, इन्होंने इसको निकालने का, सबसे पहले इस वाली जो त्रिभुज है इसको निकालने का एक सूत्र दिया। उन्होंने बोला कि जो विषमबाहु त्रिभुज होती हैं या ऐसी त्रिभुज जहां पर हमें हाइट का पता ना हो, तो उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। इन्होंने एक एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने का एक और फार्मूला दिया, स्पेशली उस जगह के लिए जहां पर हमें एच पता नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एरिया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
और क्षेत्रफल की जो यूनिट इकाई है वो है वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक, या तो आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर का वर्ग कर दीजिए, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ठीक है। अब ये एस क्या था, ए क्या था, बी क्या था और सी क्या था, ये कंफ्यूजन। ये एस क्या, अब उसने ये फार्मूला दे दिया लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी में ये एस क्या थे, उसने बोला ये एस मैंने यूज किया है सेमी पेरीमीटर। ए और ए, बी और सी जो रहेंगी वो होंगी साइड्स या लेंथ की जो मेजरमेंट होगी उसको ए बी सी, वो कोई भी आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, उस पर उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किसको ए मानना, किसी को भी आप ए बी सी मान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड्स होंगी और ये सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता चल चुका है तो एरिया एग्जैक्टली आ जाएगा हमारे पास। तो देखो इस फार्मूले को लगाएंगे हम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। एस परिमाप कितना था हमारे पास 32, तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना हो गया 16, 16 16 माइनस मैंने इसको ये मान लिया 8, फिर दूसरी 16 माइनस इसको भी मान लिया 11, आप किसी को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, और 16 माइनस 13 इसको मिटा देता हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर, और सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का मात्रक, ठीक है, वर्ग मात्रक। अच्छा इस 16 को मैं 4 गुना 4 लिख सकता हूं, है ना। इससे क्या है कि अंडर रूट से जो कॉमन टर्म है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। दूसरे में ब्रैकेट की मतलब होता है दो ब्रैकेटों के बीच में कोई निशान हो तो गुना, ठीक है। 16 में से 8 8, तो इसको मैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही ब्रेक कर रहा हूँ ताकि अंडर रूट निकालने में इजी हो। और ये कितने बचे 5, और ये कितने बचे 3। अच्छा अब देखो अंडर रूट में से बाहर वो वाली रकम आएगी जिसके पेयर बन रहा हो, इसका एक पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बाकी का नहीं बन रहा है, तो 1 4 यहां से बाहर आ गया तो 4, अच्छा गुणा 1 2 यहां से बाहर आ गया तो 2, अंदर क्या बचा, ये चला गया है, ये चला गया है, तो अंदर बचा 2 5 और 3, तो 4 दूनी 8 और ये 30 अंडर रूट 30। अब ये बाहर तो आ नहीं सकता, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मात्रक। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल हमें दिया हुआ था इसका एरिया। तो 4 ऑप्शन थे हमारे पास, तो कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा इस ऑप्शन का। अब 4 ऑप्शन थे हमारे पास, एक था तो 8 अंडर रूट 30, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सीरीज बी सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। 51 से स्टार्ट था, ये 51 क्वेश्चन था, तो 51 का जो था वो ए करेक्ट आंसर था, ठीक है। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए, कोशिश कीजिए करने की। पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, उसके बाद ही उस पर हाथ डालने की कोशिश करनी है। जब आप एक बार इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपना जो है वो इसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है मैथमेटिक्स में, ठीक। 52 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, 52 क्वेश्चन है कि भाई 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5, ये हमसे पूछना चाहता है इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स, है ना। अच्छा ऑप्शनों पे तो जाने से पहले ये हमें समझना जरूरी है कि फैक्टर होते क्या है। फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर ना, गुणनखंड। ये गुणनखंड होते क्या है, तो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक संख्या है 16, है ना। पहले क्वेश्चन से हट के बात करते हैं। 16 एक संख्या है, अगर मैं बोलूं कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 16 को पूरी तरह डिवाइड कर सकती है, तो आप बोलोगे 2, 4 से भी पूरी तरह चला जाता है, 16 कट जाता है, भाग हो जाता है, 8 से और 16 खुद से,
तो मैं बोलूँगा कि ये जो हैं वो सारे के सारे 16 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो संख्याएं जो पूरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करेंगी। किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की फैक्टर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 16 के फैक्टर ये रहे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसके भी हमें क्या निकालने? फैक्टर। तो फैक्टर इसके बेसिकली वो निकालेंगे जो इस वाले इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को पूरी तरह जो है वो विभाजित जो है वो कर देंगी। तो ये है आपके पास द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 8th में है ये आपका चैप्टर। जब हम मैथमेटिक्स बी में चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं इनको। अब इसके फैक्टर देखो, एक होती है डिग्री, इसमें एक टर्म होती है डिग्री। डिग्री क्या होती है? बहुपद में जो सबसे बड़ी चर की सबसे बड़ी घात होगी वो होगी उसकी उस बहुपद की डिग्री। ये होते हैं चर। ये जो x y वगैरह होते हैं इनका फिक्स्ड चर मीन इनका फिक्स्ड मान हमें पता नहीं होता है। ठीक है, इनको ये परिवर्तनशील होते हैं। आप यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं, वेरी करते रहते हैं। ठीक है, यहां पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2। अगर आपसे कभी डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल या इक्वेशन, है ना। यहां पर डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने उसके फैक्टर्स भी होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर होंगे? 2, है ना। जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर। तो अगर डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? 2। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टर निकालने कैसे, है ना। फैक्टर, अच्छा, इसको निकालने का एक होता है हमारे पास मेथड। एक आप इसको मेथड, जिनको मेथड पता होगा वो इसको मेथड की मदद से कर लेंगे, और एक और तरीका हो सकता है आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते थे। जरूरी नहीं है, जिनको मेथड नहीं आता था वो नहीं कर सकते थे। जिनको फैक्टर के बारे में पता होता है वो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अंडरस्टैंडिंग से भी हो सकता था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो पहले हम मेथड से करेंगे फिर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। ठीक है, मेथड होता है इसको सॉल्व करने का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, इससे सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इस पर दूसरे वाले पे बाद में आते हैं। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है 16x² प्लस 24x प्लस 5। ठीक है, इसमें एक मेथड होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आपने बीच वाली जो टर्म है 24x, इसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, और जैसे आपके पास 3 टर्म्स है, 1 2 3, जैसे इसको आप स्प्लिट करेंगे तो 4 टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब स्प्लिट कैसे करना है, इसके लिए कंडीशन है। ये मान लो एक रफ लाइन है मेरी, अब इसको बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन इस तरीके से स्प्लिट करना है, उसकी कंडीशन है। पहले क्या करना है अपने रफ में, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, पहली गुणा तीसरी। अब पहली टर्म क्या थी मेरे पास 16x², और जो थर्ड टर्म थी वो क्या थी 5, तो इंटू 5, तो कितना बन गया 80x² बना कि नहीं बना? अच्छा, ये बन गया। ये रफ में कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए कैसे ब्रेक करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरा क्या करना है, अब आपने 24x जो है इसको ब्रेक करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, और टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं तो वापस से 24x बने, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये बने। देखिए 2 कंडीशन आपको हर हालत में सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मेथड लगाना है तो जो बीच वाली टर्म है इसको आपने 2 टुकड़ों में विभाजित करना है, इस तरीके से कि अगर उनको जोड़ूं, नेचुरल सी बात है, अगर मैं 24x के 2 टुकड़े कर रहा हूं तो वापस से जोड़ूं उनको तो 24x ही बनना चाहिए, और अगर उनको मैं गुणा करूं तो ये वाली कंडीशन है कि वो पहली गुणा तीसरी के बराबर होना चाहिए।
तो अब इनका पता कैसे लगाना है, देखो 80 के आप क्या करो, प्राइम फैक्टर कर लो। 2 से गया 40, 2 से फिर भाग किया 40 को तो बचा 20, 2 से फिर 20 को भाग किया तो बचा 10, 2 से फिर भाग किया तो 5, और 5 से फिर किया तो 1। अब इनके बीच में आपने अरेंजमेंट तैयार करना है। जैसे मैंने कर लिया, ये मैंने 1 बना लिया, 5 चौके 20 हो गए ये, और 2 2 4। अब देखो 20 और 4 24 होते हैं, और 20 और 4 को देखो जमा करोगे तो 24 बनेगा, और गुणा करोगे तो 80 बनेगा। बन गया अरेंजमेंट, ठीक है। दोनों कंडीशन है, तो x इनके साथ भी लगा दिया, x तो लगाना ही पड़ेगा तभी होगा। तो देखो 20x मेरे को 2 टर्म में मिल गई और एक मिली 4x। अब देखो इनको आप जमा करोगे तो बन गया 24x, और अगर गुणा करोगे तो 20 चौके 80, और x गुणा x स्क्वायर। क्या दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, मिल गई? तो 2 टर्म में वो ये वाली, तो इसकी जगह ऐड करेंगे। ये सारा रफ काम है ना। तो 16x स्क्वायर प्लस 4x, आप इनको जैसे मर्जी लिखो, पहले 4x लिख लो या फिर दूसरी लिख लो, कोई फर्क नहीं है। 20x प्लस 5। लेकिन देखो तोड़ना बहुत आराम से है, कुछ भी नहीं कर देना। जैसे ये नहीं कि यहाँ पर आप बना लेते एक बना लेते 8 और दूसरी बना लेते 10। 10 और 8 18 बनते हैं। 10 8 80 तो आप बना लेते, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन जब इनको जोड़ते तो 18 बनता, जबकि जोड़ के क्या बनना चाहिए था 24। तो अरेंजमेंट बड़े ध्यान से बनाना, ये वाला अरेंजमेंट नहीं बनना था इसमें, ठीक है। अब देखो जैसे अपने बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, आपके पास फॉर्म टर्म जो है वो बन गई। अब आपने क्या करना है, पहली 2 से कुछ कॉमन आएगा और अगली 2 से कुछ कॉमन होगा। तो देखते क्या, यहां पर 4 दोनों के पास है, क्योंकि मैं 16 को 4 गुणा 4 लिख नहीं सकता, 4 कॉमन कर लिया। x इसके पास x 2 है, इसके पास x 1 है, तो 1x तो दोनों के पास है, इसको भी कॉमन कर लिया। बचा क्या, 16 में से 1 4 जा चुका है तो 1 तो बच गया। यहां पर x 2 है तो 1 जा चुका है तो 1 बच गया, और यहां से 4 भी जा चुका है, x भी जा चुका है, तो 1 तो बचा ही है, क्योंकि इसको मैं 4x गुणा 1 नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, दूसरी से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 20 को मैं 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ, तो 5 दोनों के पास है, तो यहाँ पर 4x प्लस 1, 5 चला गया तो 1, ठीक है, क्योंकि इसको मैं 5 गुणा 1 भी तो लिख सकता हूँ, 5 चला गया तो 1 तो बच गया ना। अब एक चीज यहां पर ध्यान से सोचना है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चनों को सही कर रहे होंगे ना, और इस मेथड की मदद से करेंगे, तो ये वाली जो बीच वाली जो दोनों से आपके फैक्टर जो ब्रैकेट बनेगी ना, वो सेम बनेगी। ध्यान से देखो, यहां और यहां दोनों सेम है। अगर आपकी सेम नहीं बनी है तो आप यहां कहीं गड़बड़ी कर चुके हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। कभी भी आप इस चीज के फैक्टर बनाओगे तो आपकी ये दोनों ही ब्रैकेटें कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, अदरवाइज आप कहीं गलत कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखो ये फिर से 2 बन गई। अब एक जो दोनों वेक्टर सेम आई, एक बार वो लिख लेनी, और जो एक बार बची है वो, तो ये क्या आ गए उस इक्वेशन, इसी को सॉल्व करते गए और ये वाले आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से निकाले जाते हैं फैक्टर। जो द्विघात समीकरण होते हैं आगे उन्हीं को भी इसी तरह सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो नेक्स्ट जो द्विघात समीकरण आएंगे या और जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। अच्छा, ये था एक वाला तरीका ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था, जिनको मान लो मेथड नहीं आता था, ये तो हो गया एक। दूसरा तरीका क्या था, इसके ऑप्शन दिए हुए थे आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी। मान लो मेरे को मेथड नहीं आता था, ठीक, मेरे को नहीं पता था कि मेथड क्या है, लेकिन मेरे को ये चीज पता थी कि फैक्टर वो चीज होती है जो इस वाली जो हमें द्विघात बहुपद दिया होगा इसको पूरी तरह भाग कर देंगे, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन थे, पहला था 8x प्लस 5 और इंटू 2x प्लस 3, 4x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 6। थर्ड ऑप्शन था 4x प्लस 5, 4x प्लस 1। अच्छा, डी ऑप्शन था 4x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2।
अच्छा, इसको करने की अब देखो अंडरस्टैंडिंग वे क्या हो सकता था, मैंने आपको बताया जितनी डिग्री उतने फैक्टर। तो यहां तो सब में 2 हैं, तो इसमें यहां से तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। बाय द वे अगर किसी में 3 ऑप्शन दिए होते तो वो ऑप्शन बाहर हो जाता। ठीक है, जितनी डिग्री उतने फैक्टर होंगे। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अच्छा, दूसरी तरफ मान लो ये इसके फैक्टर हैं, कोई ऑप्शन होगा जो सही होगा, तो जो सही ऑप्शन होगा वो हर एक फैक्टर इसको पूरी तरह भाग कर रहा होगा। अब जिनको भाग करना आता है वो 1 बाय 1 भाग करके चेक कर सकते थे, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाता, आपको तकरीबन 1 घंटा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता। अच्छा, एक तरीका और था, मान लो आपको ये मेथड नहीं आता था तो आप क्या कर सकते थे कि इनको एक एक करके गुणा करके देख सकते थे, और अगर जिस ऑप्शन को गुणा करने पर ये बनता ना वही उसका आंसर होता। जैसे मैंने ऑप्शन ए को लेता हूँ, मैं पहले ऑप्शन ए को डायरेक्ट चेक करता कि 8x + 5 × 2x + 3, इनको मल्टीप्लाई करता। तो आपने कोई भी एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके एक टर्म से पहले पूरी ब्रैकेट को, फिर दूसरी टर्म के पूरी ब्रैकेट को। तो 8x से गुणा करूंगा मैं 2x + 3 को, और फिर +5 से गुणा करूंगा मैं 2x + 3 को। तो गुणा किया तो 8 दूनी 16, 16x², 8 + 24x। वेरिएबल के साथ गुणा होता है, अगर नहीं हो तो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, +5 दूनी 10, x के साथ कोई है नहीं तो x आ गया, +5 = 15। तो अब जब मैं इसको करूँगा 16x², 24x और 10x कितने होती है, +34x + 15। क्या ये हमारी द्विघात बहुपद को बना रहा है? ये वाला ऑप्शन नहीं बना रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, उसी तरह फिर मैंने बी चेक करना था, फिर सी चेक करना था, जो जहां पर अगर जल्दी बन जाता, ऑप्शन ए बन जाता, तो मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाता। ठीक है, इसलिए नहीं बनाई तो ऑप्शन ए तो नहीं है। अच्छा, बी आप खुद चेक कर लेना, नहीं बनेगा। सी हमारा आंसर आया था, इसको चेक कर लेते एक बार। ठीक है, सी को चेक करेंगे तो सी हमारा ऑप्शन था 4x + 5 × 4x + 1। आप किसी भी एक ब्रैकेट को सिलेक्ट कीजिए जो आपकी इच्छा। मैंने मान लो इस तरफ से गुणा करता हूँ, पहले इससे 4x से पूरी इस ब्रैकेट को गुणा करूंगा, फिर +1 से इस ब्रैकेट को गुणा करूंगा। तो 4x × 4x + 5, यहाँ से इससे पूरे ब्रैकेट को गुणा, प्लस फिर 1 से पूरी ब्रैकेट को गुणा, 4x + 5। अब यहाँ से 16x² बन गया, और प्लस 5 × 20x + 4x + 5 × 5, तो कितना बन गया, 16x² + 20x = 4x, 24x + 5। क्या इस वाले ऑप्शन ने हमें ये वाला द्विघात बहुपद बना करके दे दिया? ये दे दिया तो कौन सा आंसर है फिर? दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब मूव करते हैं हम अपने 53, जो क्वेश्चन नंबर 53 था उसकी तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए उसको और खुद करने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन है 5² की घात 3 डिवाइडेड बाय की घात 3 5 की घात 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं उसने। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि 625 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि 10 होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि 125 होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये बोल रहा है कि 5 की पावर 2 की पावर 3 है ना। पहले आपने 5 की पावर 2 निकालनी है, फिर उसको निकालने के बाद आपने जो आपके पास एक नंबर आएगा उसकी पावर आपने 3 निकालनी है। ठीक है जी, और उसको भाग कर देना 5 की पावर 3 से। अच्छा, पावर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं जनरली, पहले इस क्वेश्चन सेट करके बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं लिख रहा हूं 5 की पावर, सॉरी मैं एक जनरल से टर्म लेता हूँ, लेट्स से 3 की पावर 2। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आप जो नंबर, ये बेस होता है, ये पावर होती है, तो इसका मतलब है कि आप बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। जितनी पावर वो जिस संख्या की जितनी पावर होगी वो रकम, जो संख्या का जो मान होगा वो उसको उतनी बार गुणा करने से मिलेगा। जैसे कि 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। मतलब 3 को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो इसका मान है। ठीक है, ये चीज जैसे एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 6 की पावर
3 का मतलब क्या हो गया, 6 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। ठीक, तो 6 के 36 के 260, 216, 216, आई थिंक 216 ही होता होगा, चल जो भी है। बट इससे एक बात की पावर का क्या मतलब होता है, जैसे a की पावर में कुछ भी लिख रहा हूँ पावर एनीथिंग, तो मतलब a को आपने उतनी ही बार जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे a की पावर अगर मैं 6 लिख रहा हूँ तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 बार। एक कोई नंबर है, ठीक है, तो आपने 6 बार उसको क्या करना, मल्टीप्लाई करने पर जो मान आएगा वही उसका मान होगा। ठीक है, ये तो थी पावर का जो सही मायने में होता क्या, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। 5 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 25 आ गया। 25 की पावर 3 को आपने डिवाइड करना है 5 की पावर 3 से। अच्छा 25 इसका मतलब तो यही हो गया, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, और इस डिवाइड का मतलब तो बटा ही होता है ना। अच्छा इसको फिर से अब 5 की पावर 25 की पावर 3 का क्या मतलब हो गया कि 25 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और 5 को फिर 3 टाइम। अच्छा ये कितना बन गया, 5 और 5 25, और एक 25 यहाँ से कट गया और ये भी कट गया, 25 25 कैंसिल हो गया, और 5 एकम 5, 5 5 25, तो 25 5 कितने होते हैं, 125। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अच्छा ये तो था इसको मतलब करने का एक समझ मतलब एक बेसिकली इसको बोलेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बेस है, चीज़ों को समझते हुए करना। ठीक है, लेकिन इसके रूल होते हैं बेसिकली, जब आप इंडिसेस और घातांक और करणी चैप्टर पढ़ेंगे उसको बेसिकली हम अपनी जो सीरीज भी है उसमें, लेकिन उसमें एक रूल होता है कि जैसे 2 की पावर 3 की पावर 6 हो तो उसको आप 2 की पावर 18, आप इसको अलग करके निकालो और इसको डायरेक्ट निकालो तो आपका आंसर सेम आएगा, है ना। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे कि मैं क्या करता हूं कि 2 की पावर 3 की पावर 2 इसको सॉल्व करता हूं, कितना आता है, मैं बोल रहा हूं कि ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर 6। आप इसको सॉल्व अलग से करो या इसको सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 मीन 8, 2 को 3 बार गुणा किया, 8 की पावर 2। अच्छा 8 की पावर 2 मतलब 8 8 64, क्या 64 आया, और इसको गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 6 बार गुणा किया तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये भी 64 आया। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। मतलब एक जनरलाइज अगर रूल बना दूँ तो रूल ये है, a की पावर m और फिर उसकी पावर अगर n दी हो तो उसको हम a की पावर m गुणा n करके लिख सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई, ये इसके लिए एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता था, 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब 5 की पावर इसके पास 3 है, 5 और इसके पास 6 है, तो 3 अगर कैंसिल हो गए तो उसके पास कितने बचे, 3, और 5 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो 125 आया कि नहीं आया, ऑप्शन डी। ठीक है, चीज़ों को अगर फॉर्मूले जनरलाइज फॉर्म में भी हम धीरे धीरे क्या है, इनको फार्मूलों को भी समझना है कि फार्मूले बने क्यों है ना। बेसिकली आप ये बोलना चाहता है कि आप इसको अलग सॉल्व करो या घाते घाते गुणा करके सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मैंने इस रूल को अप्लाई कर दिया वहाँ पर, तो इससे क्या हो गया, थोड़ी सी और टाइम बच गया मेरा। ठीक है, तो फार्मूले बेसिकली टाइम को बचाने के लिए ही बनाए जाते हैं, है ना। पर आपने याद नहीं करना है फार्मूलों को, फार्मूलों की आपने डेरिवेशन को देखना है कि वो बने कैसे, है ना, प्रैक्टिकली। तो ये था 53। जो 54 क्वेश्चन नंबर 54 है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि 8, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, है ना, एलसीएम। अच्छा 8 24 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, उसने ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन दे रखे हैं इसने भाई, ऑप्शन ए है 24, अच्छा बी है, ए क्या होगा 24 होगा, बी क्या होगा 128 होगा, सी क्या होगा 48 होगा, डी क्या होगा 192 होगा। ठीक है जी। एलसीएम बेसिकली ना एक चीज समझते हैं, पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब ये हमने पेपर तो करना नहीं है ना, इसके हमें कोई फायदा तो होना नहीं है, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे ना आगे, तभी तो हमारा इसको सॉल्व करने का फायदा। मेन मोटिव हमें सिर्फ ये टिक लगाना थोड़ी ना है, चीज़ों को समझना है, मैथ को फील करना है, फील है ना। जब तक आप मैथ को फील नहीं करोगे ना तब तक मुसीबत होगी, तब तक आपको ये डराता रहेगा, इसलिए इसको समझ के है ना थोड़ा इससे थोड़ा उलझना है उन्हें, तभी ये हमारे साथ एक बढ़िया से साथी बन पाएगा हमारा। तो समझते हैं कि एलसीएम होता है क्या। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवृत्ति, वृत्ति है ना। अच्छा अब ये समझ तो आया नहीं, ये तो सिर्फ आपने क्या कर दिया, इसको एब्रीवेट कर दिया, ठीक है, इसकी जो फुल एब्रीवेशन बता दिया आपने, ठीक है। लेकिन इसको समझते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बताओ 2 के मल्टीपल क्या होते हैं। सबसे पहले 2 के मल्टीपल है ना, धीरे ध्यान से समझना, 2 के जो है वो गुणज क्या होते हैं बेसिकली, है ना, गुणज, इनको वृत्ति भी बोलते थे, गुणज, मल्टीपल मीन गुणज। तो गुणज मतलब जो भी संख्याएं 2 के टेबल में आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, 2 के मल्टीपल होंगे। तो कौन कौन से आएंगे 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में एक एग्जांपल लेते हैं ना, अभी मैं इस क्वेश्चन पे नहीं हूं, अपने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एलसीएम होती क्या चीज़ है, ठीक है। 2 के मल्टीपल लिखो, 2 के जो वो कौन कौन सी संख्या है जो 2 से भाग होंगी या जो 2 के टेबल में आएंगी, 2 का टेबल पढ़ते जाओ। ठीक है, सारी 2 के टेबल में आएंगी और आती रहेंगी, आप पढ़ते जाओगे, 2 जोड़ते जाओ, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 में 2 जोड़ो, आपके पास आती रहेंगी, 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, ये कभी आपके अनंत तक चलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद अच्छा 3 के मल्टीपल बताओ, 3 के 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18 और ये भी आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, 2 और 3 के मल्टीपल। अब मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे को 2 और 3 के क्या बताने हैं, कॉमन मल्टीपल। आपने मेरे को अब कॉमन बताने हैं 2 और 3 के मल्टीपल। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों के पास है। तो 2 और 3 में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों के पास होती है, कॉमन है उनके पास, है ना, सबके पास है। तो इसके पास 2 है पर इसके पास नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इसके पास 3 भी नहीं है, इसके पास 6 है और इसके पास भी 6 है, तो 6 कॉमन है, दोनों के पास है। अच्छा इसके पास 12 है और इसके पास भी 12 है, तो 12 हो गया। फिर 18 दोनों के पास होगा, फिर 24 दोनों के पास आएगा, ये भी आएगा। अच्छा मैं बताऊंगा अगर आपको, अब मेरे को आपने क्या बताना है, 2 और 3 के आपने मेरे को कॉमन भी बता दिए, अब आपने मैं बताना मेरे को लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3। जो आपके पास 2 और 3 संख्याएं जो आपने पहले मल्टीपल निकाले फिर कॉमन, अब आपने मेरे को बताना सबसे लीस्ट, लीस्ट मीन सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, कि 24 सबसे छोटा है। जब आपने कॉमन मल्टीपल, देखो पहले अलग से मल्टीपल निकाले फिर कॉमन मल्टीपल आ गए। अब इन कॉमन मल्टीपल में से देखो कॉमन मल्टीपल जो निकाले आपने 2 और 3 के, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो मैं अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या आ गया। आई थिंक आपको एलसीएम की थ्योरी समझ में आ गई होगी, मीनिंग क्या होता है। देखो तो मैं अब इसको ना एक बोलते हैं ना परिभाषित करना चाहूंगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, छोटी नहीं, वह सबसे छोटी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी या दोनों के पहाड़ों में आएगी, वो क्या होगी, इसका एलसीएम होगी।
तो फिर इसका क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित होगी या तीनों के पहाड़ों में आएगी, वो इसका एलसीएम होगी। आई थिंक आपको ये चीज़ एलसीएम का तो कम से कम मतलब तो समझ में आ गया होगा। हम अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो फिर इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो आप मेरे को पहले 8 के मल्टीपल बताओ, पहले मल्टीपल 8 के मल्टीपल क्या है, 8 के मल्टीपल बताओ। 8, 16, 24, फिर 32, 40, 48 एंड देन मूव आउट। नेक्स्ट आते रहेंगे ये, ठीक है। आप मेरे को 16 के मल्टीपल बताओ। पहले मैं मल्टीपल यहाँ पर हूँ, यहाँ पर पहले मल्टीपल से शुरू कर रहा हूँ। तो 16, फिर 32, फिर 48, फिर 8 और 6, 14, 54 या 60, फिर आगे, फिर इसमें 16 ऐड कर दो, 6 10 और 80 हो गया, फिर 96 हो गया, और ऐसे से आते रहेंगे ये। फिर आप 24 की निकाल लो, 24 के मल्टीपल 24, 48, फिर 24, 8 2 10, 8 4 12, 4 2 6 7 72, फिर 96, फिर ऐसे से आते रहेंगे। अच्छा ये तो हो गया मल्टीपल। अब मेरे को कॉमन मल्टीपल बताओ। कॉमन मल्टीपल किसके, 8 का, 16 का और 24। इसके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से, कॉमन जो सब में है। तो यहाँ से 48 इसके पास भी है, 48 इसके पास भी है, और 48 इसके पास भी है। तो पहला तो यही आ गया। अच्छा 96 यहीं पर भी आएगा, 8 के पहाड़े में 96 आएगा, 96 आएगा। फिर ये और आते जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें से लीस्ट कौन सा है, लीस्ट। अब लीस्ट बताओ मेरे को, 8, 16 या 24 का सबसे छोटा कौन सा आएगा, 48। यहाँ तक 48 से पहले कोई भी मैच नहीं कर रहे थे, सिर्फ पहला ही मैच किया, कौन सा किया, 48। तो इसका एलसीएम क्या आ गया। आई थिंक जो पिछले में आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। पर ऐसे थोड़ा ना निकालना पेपरों में, पेपरों में इतना टाइम थोड़ा ना होता है। पेपरों में तो हमें क्या करना होता है कि चुटकियों में कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझते हुए आगे चल रहे हैं, इसलिए टाइम यहाँ पर अगर हम अपना टाइम लगाते हैं तो वहाँ हम अपना टाइम जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, जब हम इन धीरे धीरे इनमें परफेक्ट होते जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को एकदम से कर लेंगे। लेकिन ऐसे थोड़ा ना करना, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो कम से कम आपको एलसीएम का पता तो लग गया होगा कि एलसीएम होता क्या है। तो इसको करने का तरीका क्या है, क्या कीजिए आप, 8, 16 और 24, वही तरीका एलसीएम निकालने का। पर बेसिकली मेरा वो दूसरा तरीका इसलिए करवाया ताकि आप एलसीएम को फील कर सको कि एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, ठीक है। तो ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करो इसको, 2 से गया, 2 से 8 को भाग किया 4, 16 को किया तो 8 और 24 को किया तो 12, फिर 2 से चले जाएंगे ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2 से किया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर 2 से किया, ये 1 तो बन चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो बन चुका है, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ 3, सबके नीचे 1 1 बनना चाहिए, 1 1 1। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, 8, 16 और 24। इसका एलसीएम क्या होगा इन सबको, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48। करना तो ऐसे था, है ना, बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, है ना। ये तो था मेथड। अच्छा इसके अलावा और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शनों से ही आंसर निकाल लेते हैं। देखो कैसे, अब देखो एलसीएम का तो आपको पता है, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। भाई 24 ऑप्शन ए पे आएंगे, वो 24 8 से चला जाता है, 16 से नहीं जाता, तो ये नहीं होगा। अच्छा 128 8 से चला जाता है, 8 से चेक कर लेते थे, 128 डिवाइड बाई 8, 8 8 4 8 से चला जाता है, ठीक है। 16 से 128 16 ढाई 160 होते हैं, 16 8 कितने होते हैं, 8 6 के 48, 4 8 1 8 4 12 108, 16 से भी चला जाता है, लेकिन 24 से नहीं जाएगा, 24 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा, 24 के पाड़े में नहीं आएगा ये।
और ये तीनों से चली जाती है। देखो जो तीनों से चली जाएगी ना वो सबसे छोटी होनी चाहिए। देखो 24 से ये भी चला जाएगा, आई थिंक 24 से भी चला जाएगा, लेकिन हमें तो छोटी चाहिए थी। ये 24, देखो ये बेसिकली शायद ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, शायद तीनों चले जाते, लेकिन हमें तो लीस्ट वाली चाहिए थी। तो लीस्ट वाली तो ये है, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो वाला मल्टीपल। पहली बात लीस्ट होना चाहिए तीनों के लिए, ठीक है। दूसरी बात तीनों में कॉमन होना चाहिए, और चौथी बात सबका बेसिकली वो मल्टीपल होना चाहिए तीनों का, तीनों के पहाड़े में आए, है ना। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है वो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ये तो बाय ऑप्शन ही हो जाते हैं एलसीएम वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो उसको ध्यान से देखिए, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, 55 करेंगे हम। तो पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो फिर हम मिलकर सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 55 है 729 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। इसका वर्गमूल पूछा था, ऑप्शन थे हमारे पास 23, 17, 27 और 37। ये तो हमारे पास ऑप्शन। देखो वर्गमूल, स्क्वायर रूट होते क्या हैं वर्गमूल। अच्छा, दो वर्ग होते, एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट। बच्चे इन शब्दों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो उनको जो है वो मिक्सअप नहीं करना है, समझते हैं। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 2 का स्क्वायर करो, यानी कि वर्ग करो, 2 का वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब है उसकी घात 2 करो, तो 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2, तो कितना आ गया 4। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, है ना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 का जो वर्ग है, वर्ग का मतलब होता है घात 2, है ना, घात 2 बेसिकली। तो 2 का जो वर्ग है वो कितना है 4। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 4 का वर्गमूल कितना है, तो 2। ठीक, 4 का जो वर्गमूल है वो है 2। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। वर्गमूल का बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, देखो वर्गमूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 729 का वर्गमूल, तो वर्गमूल को हम उसकी घात 1/2, यहाँ पर 2 लिखते हैं, ये होता है वर्गमूल। या आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, या तो आप ऐसे इसको यही पढ़ेंगे अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 729। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा घात 2। अगर इसको ऐसे लिखा जाता 729 और यहाँ पर नीचे 3 लिख दिया जाता, तो वो आपसे पूछ रहा होता क्यूब रूट, घनमूल, 729 का घनमूल कितना होगा। इसको वैसे भी लिख सकता है। देखो मैं आपको लिखने के तरीके बताता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकता था। ये इसने पूछा, ये लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा, वो इसको ऐसे पूछ सकता था 729, कुछ नहीं लिखा होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है आपसे वो स्क्वायर रूट ही पूछना चाहता जनरली, वो आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था, वो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता था। ऑप्शन यही दे देने थे उसने और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेना था, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा और इसका क्या आंसर होगा। तो अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन सारे सेम है, ये सारे क्वेश्चन एक ही बात है। वर्गमूल को आप इस तरह, कई बार वो यहाँ 2 लिख देगा, कई बार नहीं लिखेगा। अगर नहीं लिखा होगा तो हमेशा वो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट की ही बात कर रहा होगा, लेकिन अगर जब वो क्यूब रूट की बात कर रहा होगा तो वो स्पेशली यहाँ पर 3 लिखेगा, और अगर नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट की ही बात कर रहा है, ठीक है। और स्क्वायर, इसका बेसिकली ये जो साइन होता है वर्गमूल, इसका मतलब ही होता है उस संख्या की घात 1/2, ये होता है इसका मतलब वर्गमूल, है ना। इसको आप ऐसे लिख लो या यहाँ पर हिंदी में वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब उसका साइन है वर्गमूल का ये वाला, और इसका मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2, है ना, 1/2 या 1/2।
अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि 4 किस रकम का स्क्वायर है। 4 जो है वो किसी रकम का स्क्वायर है, लेकिन वो किस रकम का स्क्वायर है, उसकी रूट, उसकी जड़ क्या है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। देखो, वर्गमूल याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो हमें पूछा है 729 का, 729 किसी चीज का वर्ग है, लेकिन वो किस चीज का, वो जो है वो वर्ग है, वो आपने उसका मूल बताना है। किसका है, 15 का है, 23 है उसका मूल, 17 है, 27 है, या 37 है। वर्गमूल मतलब कि 729 किसी चीज, किसी संख्या का जो है वो वर्ग है, उसका स्क्वायर है किसी संख्या का, इनमें से किसी संख्या का स्क्वायर है। वो कौन सी है, उसका मूल क्या है, वो है कौन सी, उसकी जड़ कौन सी है। क्या वो 23 है उसकी जड़, 23 का वर्ग करने से 729 बना है, या फिर 17 का वर्ग, या 27 या 37। तो आपको ये बेसिकली ये पूछना चाहता है। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि वो जो स्क्वायर बनी, स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म होगी, लेकिन वो किससे बनी है, उसका मूल क्या है, वो आपको बताना है। जैसे कि 4 का वर्गमूल कितना है, 2। तो मतलब 2 का स्क्वायर करने पर हमें मिला है 4। तो 4 का वर्गमूल मतलब 4 किसी संख्या का जो था वो वर्ग था, और वो किसका था, वो उसके मूल में क्या था, वो किसका था, 2 का, है ना। 7, उसी तरह 729 भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, है ना, उसकी किसी कोई नंबर होगी, उसका घात 2 होगा, और तब हमें 729 देखने को मिला होगा। वो हमसे पूछना चाहता है वो संख्या क्या है, ठीक, उस संख्या के बारे में पूछना चाहता है। तो ये होता है वर्गमूल का बेसिकली मतलब। तो निकालते कैसे हैं, देखो इसको निकालना कैसे है, 729। एक तो अगर आपको अप्रोच पता हो, मेथड से भी कर सकते हैं आप। देखो कैसे करना है, आपने यहाँ से जो 2 से जो आपकी राइट हैंड साइड होगी, वहाँ से आपने 2 के पेयर बनाने। तो यहाँ से 2 और यहाँ 1 बच गया, कोई बात नहीं, लेकिन बनाने हमेशा राइट हैंड साइड से आपने, ठीक है। फिर आपने देखना है स्क्वायर बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि सिमिलर नंबर से ट्राई करना है, आपके साथ के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करना है। जैसे कि 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो अभी और कोशिश करेंगे इसके नज़दीक, 2 × 2 हो गया 4, 3 × 3 हो गया 9। तो ये तो 7 से ज़्यादा हो गया, तो मेरे को कौन सा लेना, उसके नज़दीक या तो बराबर हो जाए या उससे कम रहे, ज़्यादा है बड़ा लेना। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 3, और दूसरा पेयर आ गया 29। आपने इसका डबल कर देना है 4। अब ये जो 4 आया, यहाँ पर कोई नंबर आएगा, तो आपने वो सिमिलर नंबर से ट्राई करना है। जैसे कि 1 है, तो यहाँ से 1, तो 41 × 41 ये नहीं चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर मैं अगर 3 लिख रहा हूँ, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 9 और 4 × 12, 129, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर और 7 से देखते हैं। यहाँ पर 4 के साथ 7 लिखा, और 7 से 7 से 49, 4 7 चौके 28 और 4 32। तो किससे बना, 7 से बना, 329। तो 0 हो गया ना। तो ये किस चीज़ का वर्ग है, 27 का। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 27। कोई ऑप्शन होगा देख लेना आपने और क्वेश्चन में, वो इसका करेक्ट आंसर था। एक तरीका तो ये था कि आपको डायरेक्ट मेथड से आपको करना आता, ठीक है। अगर किसी को ऐसे नहीं करना आता है, तो मैंने आपको अभी एक जो एक क्वेश्चन नंबर हमने 51 किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, इसके फैक्टर बनाओ, है ना। सबसे पहले क्या करो, ये तो अगर जिसको मेथड समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक लीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी नहीं आता तो कोई एक और तरीका है कि क्या करना, आपने 729 के फैक्टर बना देने, प्राइम फैक्टर बनाते जाओ। 3 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊँगा। तो 3 दूनी 6, यहाँ से एक चला गया 12, 4 × 12 और 3 × 9, फिर 3 से चला जाएगा ये 8 × 24 और 3 × 3, फिर 9 से चला जाएगा 9 × 81, फिर 9 से चला जाएगा 1। तो इसके फैक्टर बन गए। 729 का मैंने क्या निकालना है, वर्गमूल, ये निकालना है ना। इसका मतलब वर्गमूल का ये साइन होता है ना। तो इसके अंदर लिख दिया मैंने 3, क्योंकि 729 को मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 9 × 9,
तो पेयर बनाने अपने, जब यहाँ पर वर्ग है ना, वर्ग घात 2, तो दो दो का पेयर बनाना अपने। तो एक बाहर आ गया 3, दूसरे से बाहर आया 9, तो ये वर्ग कैंसिल हो गया जैसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि पेयर बन चुके हैं तो अंदर कुछ बचा नहीं। तो 9 27, 27 इसका क्या आ जाता है करेक्ट आंसर। या ऑप्शन से ही आप ट्राई करके देख लेते, एक तरीका ये था। या फिर हमारे पास जो ऑप्शन थे, जो भी ऑप्शन थे, लेट्स से मान लो एक 27 था, एक 27 था, एक 23 था, जो भी था, तो हम क्या कर देते डायरेक्ट इनको ही चेक करके देख लेते। 27 का ये किसी ये जो 729 है ना, वो किसी रकम का स्क्वायर है ना, वर्ग है, वो हमसे पूछना चाहता है वो किस संख्या का वर्ग है। तो हम चेक कर लेते हैं ना, वर्ग का मतलब होता है घात 2, तो 27 गुणा 27 करके देख लिया ऑप्शन में, तो ये नहीं बनेगा, सॉरी ये 27 इसका आंसर आया था, तो 27 बन जाएगा। लेट्स सी देखते हैं, 7 7 49 4 बचा और 4 18 गुणा करके देख लेते हैं, 7 14 आंसर 1 2 4 1 5 9 8 4 12, देखो बन गया ना। तो आप ऑप्शन को भी ट्राई करके देख सकते। बेसिकली आपकी ना मैथमेटिक्स में आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो मैथमेटिक्स की जो एक जो शब्द होते हैं ना, जो उसके कीवर्ड होते हैं, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। निकालने के तो हज़ारों तरीके हो सकते हैं, अगर आपको मतलब पता हो। वर्ग अलग चीज़ है और वर्गमूल अलग चीज़ है। वो किसी संख्या का हमें वर्ग निकालने में, जैसे मैं बोलूं कि 2 का वर्ग, या मैं बोल रहा हूँ 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब, वर्ग का मतलब है घात 2, मतलब 4 की घात 2, तो आंसर आ रहा है 16। और मैं अगर यही बात बोलूं कि 4 का वर्गमूल, मतलब 4 का जो किसी संख्या का वर्ग है, और पर वो उसका मूल क्या है, वो किस संख्या का वर्ग है, वो हमसे पूछना चाह रहा है। यहाँ हमने उसने सिर्फ हमसे वर्ग पूछा था, यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि वो वर्ग है, लेकिन आपने उसका मूल बताना है किसका वर्ग है वो। तो किसका वर्ग है, किसको 2 बार सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है, तो 2 का, तो इसका आंसर क्या आ गया 2, है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। तो यहाँ अगर आप कोशिश कीजिए समझने की, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो आगे वाले क्वेश्चनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने हार नहीं माननी है, ठीक है, कोशिश करते रहना। मूव करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर है, अब वो घनमूल के बारे में पूछेगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, ये वाली संख्या आपके पास 3375, इसका आपको पूछ रहा है कि घनमूल, क्यूब रूट, घनमूल ये क्या होगा घनमूल। तो ऑप्शन थे 25, 35, 45, 15, ठीक है। अच्छा घनमूल, अच्छा इसको भी आप समझते हैं। देखो घन मतलब ये किसी अच्छा घन होता क्या है, घन जैसे मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन पर आने से पहले इस शब्द को समझते हैं, ठीक है। घन क्या होता है, घन का मतलब होता है किसी संख्या की घात 3। जैसे मैं बोलूँ कि 2 का घन निकालो, घन तो मतलब घन मतलब क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब घात 3 को बोलते हैं क्यूब। तो 2 की घात 3 8, 2 का घन कितना हो गया 8। मेरे को पूछे कि 3 का घन, तो घन का मतलब होता है घात 3, मतलब 3 की घात 3, तो 3 × 9 = 27 घन, ठीक है। अच्छा अब अगर मेरे को पूछता कि बताओ 8 का घनमूल, अब उसने घन नहीं बोला, घनमूल पूछा, तो इसका मतलब ये है कि 8 ऑलरेडी किसी नंबर का घन है, लेकिन वो उसका मूल क्या है, वो किस रकम का, किस संख्या का घन है, वो हमसे जानना चाहता है। तो 8 किस रकम को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि 8 बने, तो वो 2, तो 8 का घनमूल कितना आ गया 2, इसको निकालने। लेकिन मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घनमूल होता क्या है। मतलब घन, देखो जब घन है तो घात 3, लेकिन जब घनमूल है तो ऑलरेडी घन बन है वो, लेकिन आपको उसका मूल बताना है कि किसका घन है वो, ठीक है। तो इसको शब्द को ध्यान से समझना है। अगर घन लिखा हो तो उसकी घात 3 घनी है, लेकिन अगर घनमूल लिखा है तो वो ऑलरेडी घन है किसी संख्या का, वो आपको संख्या बतानी है वो किसका घन है,
ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को वो ऐसे ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता था, क्योंकि आने वाले जरूरी थोड़ी नहीं आपको वो लैंग्वेज में लिख के देगा, वो ऐसे भी तो लिख सकता था, पूछा तो ऐसे भी जा सकता था कि 3375 का घनमूल, पर आप बोलोगे यहाँ पर तो सर ने बताया था कि स्क्वायर का होता है, तो मैं बोलूँगा जब भी वो घनमूल के बारे में पूछेगा यहाँ पर 3 जरूर लिखेगा। जब यहाँ पर 3 लिखा होगा तो मतलब वो आपसे घनमूल के बारे में पूछ रहा। तो क्वेश्चन तो वो ऐसे भी पूछ सकता था, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था 3375 की पावर 1/3। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था, ऐसे भी, ऐसे भी। इस बार ऐसे है, अगली बार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि घनमूल नहीं, ये क्या आ गया, है ना। तो ये तो लिखने का तरीका ना, बेसिकली घनमूल का मतलब ही होता है ये जो साइन होता है। मैं आपको एक फाइनल क्लैरिटी देता हूँ इसके बारे में कि देखो, वो ऐसे भी लिख सकता है, वो ऐसे किसी संख्या को ऐसे भी लिख सकता है, और वो ऐसे भी लिख सकता है। इन तीनों का मतलब सेम है। इसके अलावा वो नोटेशन देखो, उसने ये वाला इस क्वेश्चन में यूज़ किया, ये वाला इस क्वेश्चन में यूज़ किया, और ये वाला इस क्वेश्चन में यूज़ किया, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन सेम है। ऑप्शन भी इनके यही रहने थे, लेकिन वो क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता था, मतलब इनका एक ही था। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ये इसने लैंग्वेज की फॉर्म में पूछ लिया। तो क्वेश्चनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका सॉल्व, अच्छा सॉल्व कैसे करना है, तो वही तरीका, घनमूल, इसका मैं क्या पूछा था 3375, किसी संख्या को हमने 3 बार गुणा किया, घन का मतलब 3 बार गुणा किया है, ये जो है ऑलरेडी घनमूल है। देखो ये रकम किसी संख्या को 3 बार गुणा करने से आई है, तो वो कौन सी है, तो मैं देख लेता हूँ 25 × 25 × 25 क्या बनता है 3375, तो ये तो नहीं बनता। 25 × 25 625 और 1225 हो जाता है, तो ये तो नहीं बन पाएगा। 15 × 15 × 15 चेक कर रहे हैं ना ऑप्शन, ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ से उठा लिया तो 15 15 225 गुणा 15 फिर कर लिए, तो आई थिंक 5 5 25 ये बना जाए शायद। चेक कर लेते हैं 2 2 5 × 15 25 2 5 10 2 12 5 10 और 11 × 2 2 5 5 7 3 3 बन गया। इससे बन गया, इनसे भी नहीं बनना था, इससे भी नहीं बनना था, और इससे बन गया। तो ये वाला ऑप्शन आ गया। लेकिन ये था एलिमिनेट, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है, तो अगर आपको मेथड आता है तो फिर इसको थोड़ा ऐसे थोड़ा ना करना है इसको, फिर तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जो है वो आपको मैथ के समझ दिला सकूँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने, मैंने आपको समझ, है ना। तो इसको करने का देखो ऐसे तो ये वाला भी तरीका लेंदी था, ये तो छोटी रकमें थी, अगर बड़ी बड़ी होती तो गुणा करने में ही टाइम बीत जाता। तो बेसिकली करना क्या आपने, वही मैंने आपको मेथड बताया था, इसके फैक्टर करने क्योंकि अब घनमूल है तो 3 3 का पेयर बनाना आपने, है ना। तो पहले ये 5 से जाएगा क्योंकि अंत में 5 है, ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। 6 5 30, 3 बच गए, 37 बन गया, 7 5 35, 2 बच गए, 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 से 15, 2 बच गया, 5 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, और 5 2 10, 3 बच गया, 7 5 35, फिर 3 से चला जाएगा 9, फिर 3 से चला जाएगा 3, फिर 3 से चला जाएगा 1। तो मैं क्या 3375 के घन या क्यूब रूट को ऐसे लिख सकता हूँ। इसका ये क्वेश्चन है ना बेसिकली, इसको लैंग्वेज कोई फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो क्या आया मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 बार 3 और 3 बार 5 और 3 बार 3, यही आया ना, अभी फैक्टर बनाए मैंने। तो देखो अब घन मूल निकालना है, घन का मतलब 3, तो अब 3 3 के पेयर बनाने हैं, अब 2 के नहीं बनाने, वो वर्ग मूल में बनते 2, तो एक 5 आ गया बाहर, एक 3 आ गया, तो आंसर क्या गया। लेकिन आपको शायद घन मूल का मतलब ही पता नहीं, पता लग गया होगा, और आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 57 कह रहा है कि tan, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट 19 - a,
19 डिग्री माइनस ए, ये किसके बराबर होगा? अच्छा, ऑप्शन थे tan ए, sec ए, अच्छा माइनस cot ए और cot ए, ये 4 ऑप्शन थे। हमें बताना था कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है। जब मैंने बताया ना आपको, जब मैं आपको चैप्टर डिटेल से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये बोल रहा है tan 90 माइनस ए, ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये जीरो, देखो 0 डिग्री से मूव करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, ये सीधा वाला आपने देखा होगा, जब भी डी को रखते तो सीधा, ये कौन सा कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। ये 180 डिग्री है ना। जब सीधा डी रखते तो ये वाली जो साइड होती है वो 180, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, ये यहाँ तक पहुँचे 90, यहाँ तक पहुँचेंगे 180, फिर यहाँ से फिर 90 जोड़ कितने हो जाते हैं? 270, फिर यहाँ से 360, फिर आगे 90 और जोड़ते जाओ, आपके चलते जाओ, आपको एंगल मिलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बताऊं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो भी एंगल आएंगे ना वो सारे के सारे चेंज कर देते हैं, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। देखो tan किस, यहाँ पर जो भी एंगल आएंगे ना वो एक दूसरे को उल्टे होते हैं। जैसे tan 90 वाले कोण बदलते हैं और 270, और इसमें जैसे और चले जाएंगे 370 में 90 जोड़ेंगे तो और आ जाएगा यहाँ पर। ये बेसिकली ऐसे मूव करते रहेंगे। 90 आपने प्लस 90 कर दो, प्लस 90 यहाँ पर, फिर इसमें 90 जोड़ो, आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, एंगल मूव करते रहेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस लाइन वाले एंगल चेंज कर जाते हैं और इस वाले चेंज नहीं करते। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। इस वाले एंगल पर जो एंगल है वो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होती है, और इस पर जो भी एंगल आएंगे वो चेंज कर जाएंगे। जैसे 90 वाले चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर 90 वाला है तो ये चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होते हैं? किसके? एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल होते हैं। साइन रेसिप्रोकल होता है किसका? कॉसेक का, कॉसेक थीटा, कॉसेक। और कॉस उल्टा होता है सेक का, और टैन उल्टा होता है किसका? कॉट का। ठीक, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। ये ऐसे बदलते हैं। यहाँ पर अगर 90 और 270 या इसमें अलग, जैसे 360 में 90 डोल जोड़े तो कितने हो गए? 0 9 6 15 450, 9 और 6 15 450 डिग्री, फिर 90 जोड़ो तो यहाँ पर ये ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इस लाइन पर जो भी एंगल लाई करेंगे ना वो सारे के सारे चेंज होंगे, है ना, सारे के सारे चेंज होंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या पूछा था? tan 90 माइनस ए, यही पूछा था मेरे को। ए तो यहाँ एंगल है ना, मैंने बोला 90 वाले एंगल जो हैं वो चेंज करेंगे इस लाइन पर। ये 90 इस लाइन, खड़ी लाइन पर लाइन कर रहा है ना, 90 यहाँ होता है ना, तो ये इस लाइन पर है, और इस लाइन वाले एंगल चेंज करेंगे। और tan किस में बदलेगा? कॉट में। तो tan 90 तो बन गया कॉट। अच्छा, ए, और ये वाली चीज़ बदल जाएगी। अब 90 वाले चेंज करते तो tan किस में बदल जाएगा? कॉट में। तो ये तो बन गया कॉट, और साथ में आ गया ए। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए एक होता है, याद रखने का एक तरीका होता है, ऐट शुगर टू कॉफ़ी। अच्छा, ऐट शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रखने का, ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कि भाई कॉफ़ी में जो है वो चीनी ऐड करो, है ना, शुगर ऐड करो। लेकिन वो वाला नहीं, इस ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। एस से कौन शुरू होता है? साइन, और उसका उल्टा यहाँ पर अगर लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो पॉजिटिव रहेंगे वो साइन रहेगा और कॉसेक रहेगा। यहाँ पर टैन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, उनके साथ माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर कॉस और उसका उल्टा सेक वो पॉजिटिव होंगे, बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो आपके नेगेटिव होंगे। बेसिकली ये 6 ही जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो ठीक है, अब मेरे को बताओ tan 90, यहाँ पर है 90 में ऐसे में कुछ चीज़ माइनस करूँगा तो आगे की तरफ आऊँगा कि पीछे की तरफ आऊँगा? इस तरफ ही जाऊँगा ना, माइनस करूँगा तो थोड़ा कम ही होगा। और इसमें जाऊँगा तो कौन सा खाना मिलेगा मेरे को? ये वाला। और इस वाले खाने में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पॉजिटिव हो तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। आई थिंक आपको ये चीज़ उतनी बेहतरी से क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोबारा से देखिए
ये ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको चैप्टर्स जो पढ़ाऊंगा डिटेल से तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वैरी करते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये क्वेश्चन था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, यहाँ पर ये वैरी करते हैं। यहाँ पर tan अगर मेरे को लिखा होता 270 माइनस ए, मान लो ये होता, क्वेश्चन ये ना होकर ये होता, तो फिर कहाँ लाई करता ये मैं आपको चारों करके बताता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को ये था क्वेश्चन, ये तो लग गया आपको पता। अगर यहाँ पर एक 270 वाला कर लेते, मान लो कि यहाँ पर मेरे को आता tan 270 माइनस ए, तो मैंने बोला इस, अब देखो 270 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे है, इसी लाइन पे बनेगा ना हमेशा, तो ये तो चेंज हो जाता है किसमें, कॉट में। अब 270 में से मैं कुछ चीज़ माइनस करूंगा तो आगे थोड़ी ना जाऊंगा, इस पीछे की तरफ मूव करूंगा, तो इस वाले सिस्टम में रहूंगा मैं। और जब मैं यहाँ रहूंगा तो यहाँ कौन से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे के साथ तो tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे, तो ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी यही आंसर आना था। अच्छा 180, अच्छा मेरे को ये ना पूछ कर ये पूछ लिया होता कॉट 180 डिग्री माइनस ए या थीटा, जो मर्जी लिख सकता है वो। अब देखो 180 कहाँ लाई करता है, इस वाली लाइन पे, और इस वाली लाइन पे एंगल चेंज नहीं करते, खुद उसी में रहते हैं। कॉट 180 डिग्री कॉट ही रहेगा, ये नहीं चेंज करेगा, तो कॉट ए आ गया। अब डिसाइड करना है कि प्लस का लगेगा कि माइनस का, क्योंकि वो इस लाइन वाले चेंज नहीं करते हैं, तो 180 डिग्री आ गया। अच्छा जी, अब 180 में से मैंने कुछ चीज़ माइनस की, तो मैं चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हो गया नेगेटिव, तो ये आंसर होता। उसी तरह आप और रिमेनिंग और किसी भी थीटे को लेकर निकाल सकते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 जो है वो बेसिकली तो 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी उसकी जो वाइस उल्टी हैं, ऑपोजिट है, ठीक है, रेसिप्रोकल है उसकी, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन को, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देखिए और करने की कोशिश कीजिए। फिफ्टी 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, पूछा था कि जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, एक राइट सर्कुलर कौन है उसका जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होगा। ऑप्शन थे पाई आर स्क्वायर एल, बी था 2 पाई आर एल, सी था पाई आर एल, और डी था 4 पाई आर एल, ये थे ऑप्शन। तो देखो शंकु होता क्या है, आइसक्रीम खाई होगी आपने सभी ने, कौन एक वो दूसरी मिलती है ना रेडीमेड आइसक्रीम शॉप्स में मिलता है, उसको कौन बोलते हैं, है ना, जो होता कौन होता है बेसिकली, जो चोकोबार फ्लेवर में जो मिलती है कौन, एक वो वाला होता है, और एक जब मेले वगैरह में जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है इस तरह की फिगर, इसको बोलते हैं शंकु। ये बेसिकली शंकु नहीं होती, वो आइसक्रीम ही होती है, लेकिन उसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपने एक ऐसी फिगर ली है और आपने क्या किया है, बिल्कुल बराबर से उसको क्या कर दिया है, भर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन। ये देखो उस आइसक्रीम को जैसे आप उल्टा रखते हो ना, उल्टा वो उल्टा रखोगे आप, तो आपको नीचे एक सर्कल सा दिखेगा, ध्यान से नोट करना, एक सर्कल होगा और ऊपर ऐसे कैप सी बनी होगी, ठीक है। तो इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। होती क्या है, ये उसको ये होती है उसकी रेडियस, यहाँ से जो इमेजिन करो आपने आइसक्रीम पकड़ी है गोल सी, और वहाँ से जो एक सेंटर पॉइंट नोट करो, और वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस। ये होगी शंकु का जो है वो त्रिज्या। यहाँ से लेकर उस जो आपने एक सेंटर में पॉइंट नोट किया बीच से, सेंटर से, और वहाँ से लेकर उस वो जो बीच वाली लास्ट जो उसकी चोंच है वहाँ तक का जो एरिया होगा उसको बोलेंगे एच, परपेंडिकुलर।
और ये वाली चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, तिर्यक रेखा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे तो यहाँ पर उसने क्या पूछा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला। लेकिन हमें सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसको समझना है। देखो इसका जो हमें पूछा था वो एरिया, तो इसका एरिया देखो दो तरीके से। एरिया होता है कि बेसिकली जो मेजरमेंट होती है ना, ये जो बाहरी अंदर का जो हिस्सा है इसका मेजरमेंट। तो देखो एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। देखो मान लो आपने एक लोहे की आइसक्रीम पकड़ी हुई है, लोहे की, ठीक है। वो कैसी होगी, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी होगी, लेकिन ऊपर भी उस पर लोहे की परत, जैसे जो गोल वाली जगह नहीं होती वहां पर लोहे का क्या एक परत बनी होगी, ठीक है, वो बंद होगी, ठीक है, लोहे की है। मान लो ये लोहे की है पूरी तरह, ऊपर ऐसे सेम टोपी बनी हुई है और नीचे से क्या है सर्कल में, यहाँ पर भी लोहे से ये बंद है, बराबर बिल्कुल बराबर, और ये बंद है, ठीक है। जब मैं आपको बोलूं कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मैं बात कर रहा हूं, तब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कर्व का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो, कोई उसकी सही से इमेज ना बन रही हो। तो ये नीचे तो सर्कल बन रहा है ना, जब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मतलब मैं सर्कल को नहीं ले रहा हूं। अब ये आपने एरिया निकालना है सिर्फ बाहर का, उसकी कितनी मेजरमेंट है वो आपने मेरे को बताना है। एरिया बेसिकली होता क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर शंकु, यहाँ क्वेश्चन पर ही रहते हैं। देखो वो कह रहा है कि आपने शंकु का मेरे को एरिया बताना है, सिर्फ कौन सा, कर्व वाला, वक्र जहां पर बन रहा है। आपने सर्कल नहीं लेना, वक्र मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी सी शेप बन रही है, ये जो आइसक्रीम का जो सर्कल है आपने वो वाला हिस्सा नहीं लेना है, उसके अलावा जो भी एरिया है वो बताओ मेरे को, सर्कल इंक्लूड नहीं करना है। तो वो होता है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। जब आपको सिर्फ वक्र या कर्व सरफेस एरिया पूछा होगा शंकु का, ठीक है। लेकिन जब वो बोलेगा कि टोटल मतलब कि आप सर्कल को भी ऐड कर लो, तो देखो पाई आर एल तो सिर्फ कर्व का होता है, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल पूछता तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाता, पाई और आर दोनों के पास कॉमन है, तो एल प्लस आर। और सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो इसकी यूनिट मेजरमेंट है। ये इसके फॉर्मूले बन गए। तो देखो यहां पर तो उसने सिर्फ हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी। अगर वो टोटल पूछता तो ये, लेकिन आपने याद सिर्फ, देखो याद ऐसे नहीं करना, आपने मन में शंकु तैयार किया, ठीक है, ये शंकु भाई, इसका अगर वो कर्व पूछता तो पाई आर एल, याद ऐसे करना होता है। और अगर वो पूरा पूछता तो पाई आर एल, और अगर टोटल पूछ लेता तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देते, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसको ऐड करके आपको ये मिल जाता। तो अगर ऐसे याद रखेंगे तो ये याद रहेंगे, अगर आप ऐसे रटने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं होने वाले याद, ठीक है, फिर वही हाल रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो कोशिश किया करो मैथ में अपनी बेसिकली आपने इन्वॉल्वमेंट देनी है अपनी, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, शंकु का एक और आयतन भी होता है, आयतन वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई बेसिकली 22/7 के अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, इक्विवेलेंट है 22/7 के। आर स्क्वायर मतलब आर मीन रेडियस और एच मीन हाइट, तो सारी 1/3 तो आपको पता ही है, ये तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका वॉल्यूम, तो देखो शंकु, और इसको याद रखने का एक ही तरीका, जैसे मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले पूछे तो ये डायरेक्ट याद करने होते हैं बेसिकली। जब हम इनको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आयतन क्या होता है, ये कैसे ड्राइव हुए हैं, कैसे बने कैसे हैं, लेकिन फिलहाल तो इनको याद करना पड़ेगा। तो मैं कैसे याद करता हूँ, ये बना लिया मैंने शंकु, मैं लिखूंगा यहाँ पर वॉल्यूम, ये होती है एच, ये आर, ये एच, और ये स्लांट हाइट एल, ठीक है। मैं लिखूंगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नोट कर लेना आपने इनको। अच्छा, इसका जो है वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला सिर्फ, तो पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया याद नहीं रखता हूँ मैं, पाई आर एल कर्व का होता है, प्लस एक सर्कल बनता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ पाई और आर, तो एल प्लस आर जो है वो आ जाता है, और वर्ग मात्रक, और ये क्योंकि आयतन है तो आयतन में घन मात्रक। ये इसके शंकु के बारे में, ये नेक्स्ट टाइम पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको रिमेंबर रखना है, ठीक है। मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 59, क्वेश्चन नंबर 59, उसको ध्यान से देखिए। 59 ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा, वर्ग ये ज्योमेट्री की बात कर रहा है, देखो लेंथ आ गई ना, तो वो एक वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर घात 2। एक वर्ग जब वो एक फिगर या एक जो ज्योमेट्री को लेकर बात कर रहा होगा ना, उसकी लेंथ, तो आयत है ना, ये तो बन गया रेक्टेंगल, ये बेसिकली ये आयत जिसकी चारों साइड बराबर होती हो। या अगर वो ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो ये वर्ग जो वर्ग स्क्वायर शब्द जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक फिगर को जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर बात कर रहा है वो नंबर सिस्टम में वर्ग की, तो बात होगी घात 2, उसकी घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर तो कह रहा है वर्ग की भुजा, तो मतलब ज्योमेट्री की बात कर रहा है ना, वो किसी फिगर की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, वर्ग का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये भी 8, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा आगे, तो उसका परिमाप क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, अगर जिसने मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा वो इसको कर लेगा। तो हमें इसका सिंपल पेरीमीटर पूछा था, परिमाप। तो और ऑप्शन उसने दे रखे थे 64 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर, सी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर मैंने बताया था, इसको नाम दे देते ए बी सी डी। वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। परिमाप मैंने बोला था यहाँ से स्टार्ट करो और घूम करके अपने यहाँ पर पहुँचना है। तो कितना चल लिया आप? 8, 16, 32 और 8, 16, 24 और 8 चौके 32, तो 32 सेंटीमीटर आ गया, 32 सेंटीमीटर। तो मैं एक इसका फार्मूला ड्राइव करना चाहूँ तो वर्ग का परिमाप, अगर फार्मूला पूछ लीजिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्या होगा परिमाप का फार्मूला, है ना। फार्मूला याद नहीं करना यार, जस्ट समझो। 4 गुणाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 बार आपको बराबर चलना होता है, तो 4 गुणा भुजा कर दीजिए। मात्रक लिखना है, यहाँ पर मात्रक ही आता है, वर्ग मात्रक नहीं आता क्योंकि परिमाप है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब जो उसका बॉर्डर होता है उसकी मेजरमेंट, यहाँ से स्टार्ट किया 8 चल लिया, फिर यहाँ पहुँचा तो 16 हो गया, यहाँ वापस पहुँचा तो 24 हो गया, यहाँ पहुँचा तो 32 हो गया, तो 32 सेंटीमीटर। तो इसको मैं फार्मूले से भी तो कह सकता था, 4 गुणा 8 कितने होते हैं? 32 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट ऑप्शन नंबर बी, है ना। परिमाप का आपको अगर मतलब पता है, चीज़ों को अगर आप रटेंगे ना, अब आपने अगर फार्मूला याद किया होता तो शायद अगर ये स्किप हो जाता तो आयत का ही लगा देते आप, तो फिर गड़बड़ी हो जानी थी। क्योंकि ऑप्शन उन्होंने ऐसे फिट किए होते हैं ना कि अगर आप आयत का लगाएंगे तो इनमें से आप साइज चौट निकल आए, 64 निकल आए, तो फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं ये निकल के आया। नहीं, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप मतलब फॉर्मूले याद करने हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है। सो गाइज ये थी जेबीटी का जो सीईटी हुआ था 2020 में, उसके मैथमेटिक्स सेक्शन जो हम सॉल्व कर रहे थे, मैथ सेक्शन को जो सॉल्व कर रहे थे, उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन की एनालिसिस। रिमेनिंग के जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं, आई थिंक कितने बचे, 16 क्वेश्चन बच गए। रिमेनिंग के जो 16 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।